जी नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका आर के एम एकेडमी पे। तो देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्लास को कंटिन्यू रखते हुए आज हम एक नया टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है अभिरुचि, जिसको इंग्लिश में एप्टीट्यूड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड सबसे पहले इसके मीनिंग को समझेंगे, अर्थ को समझेंगे। कुछ विद्वानों के द्वारा जो डिफिनेशन दिया गया है उसके बारे में जानेंगे। इसके क्या क्या विशेषताएं होती है उसके बारे में जानेंगे। इसके टाइप्स के बारे में समझेंगे और लास्ट में इसका एजुकेशनल इम्पोर्टेंस के बारे में समझेंगे कि शिक्षा में इसका क्या महत्व है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन इसको जो है वो समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि आखिर अभिरुचि कहा किसको जाता है। अभिरुचि का अर्थ है किसी व्यक्ति की किसी विशेष कार्य को कुशलता के साथ करने की क्षमता। यानी कि कोई व्यक्ति जब किसी विशेष कार्य को, स्पेसिफिक टास्क को कुशलता के साथ करता है तो वही उसका जो है अभिरुचि कहलाता है। अब ये जो योग्यता है, ये जो अभिरुचि है, वो आपका जन्मजात भी हो सकता है और अभ्यास या प्रशिक्षण के माध्यम से भी विकसित की जा सकती है। यानी कि जन्मजात भी हो सकता है या फिर बाद में जो है ट्रेनिंग के माध्यम से या फिर प्रैक्टिस के माध्यम से उसको जो डेवलप किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि गाना गाने का किसी को जो है बचपन से ही शौक़ होता है। ठीक है, कुछ बच्चे जन्म से ही गाने में अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, बाद में ट्रेनिंग के थ्रू या फिर प्रैक्टिस करके जो है वो अच्छा गाना गाने लगते हैं। तो ये चीज़ आपका क्या हो गया, अभिरुचि हो गया। यानी कि जब कुछ व्यक्ति जो है बाद में गाना शुरू करता है ट्रेनिंग के पश्चात या फिर प्रैक्टिस के पश्चात, तो वो भी आपका अभिरुचि है। और जो जन्म से इसको मिला है, जन्म से ही गाने में ये अच्छा है, तो ये भी आपका अभिरुचि है। तो इसीलिए ये कहा गया है कि यह जो योग्यता है, यह जो अभिरुचि है, वो आपका जन्मजात भी हो सकता है और प्रशिक्षण या अभ्यास के माध्यम से भी विकसित किया जा सकता है और हम लोग उस काम को जो है कुशलता के साथ कर पाते हैं। तो वही आपका अभिरुचि है। यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी विशेष कार्य को कुशलता के साथ करना, यह करने की जो क्षमता है वो आपका या तो जन्मजात हो सकता है या फिर बाद में ट्रेनिंग या प्रैक्टिस के माध्यम से डेवलप किया जा सकता है। अभिरुचि, जिसे सामान्य भाषा में रुचि भी कहा जाता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। तो देखिए, जनरली अगर हम लोग आम भाषा में देखें तो अभिरुचि को जो है रुचि के तरह ही समझते हैं, अभिरुचि इक्वल टू रुचि। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। आगे बात करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो फिलहाल समझिए कि रुचि और अभिरुचि, सामान्य भाषा में तो हम इसको एक जैसा मानते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये दोनों एक नहीं होता है, दोनों में कुछ विभिन्नताएं पाई जाती है। ओके, जिस वस्तु में हमारी रुचि होती है उसमें हमारा ध्यान स्वाभाविक रूप से केंद्रित हो जाता है। जिस वस्तु में हमारी रुचि होती है उसमें हमारा ध्यान जो है वो स्वाभाविक रूप से केंद्रित हो जाता है। तो नॉर्मल सी बात है, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, रुचि वर्सेस अभिरुचि, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ज़्यादा तो यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। रुचि का इंग्लिश पता होना चाहिए, इंटरेस्ट हो गया, इसका एप्टीट्यूड हो गया। किसी कार्य को करने की इच्छा या किसी चीज़ को जब हम लोग पसंद करते हैं तो वो आपका रुचि हो गया, इंटरेस्ट हो गया। जैसे कि गाना सुनना या गाना गाना अच्छा लगता है, ये आपका इंटरेस्ट हो गया, रुचि हो गया। लेकिन किसी कार्य को करने की जो हमारी क्षमता है, जो हमारी योग्यता है, वो आपका अभिरुचि है। यहाँ पे क्या था, इच्छा और पसंद के बारे में बात किया जा रहा था, लेकिन अभिरुचि में क्षमता या योग्यता के बारे में बात किया जाता है कि हम अपनी योग्यता से, अपनी क्षमता से कोई काम को कितना कर सकते हैं। ठीक है, वो चीज़। तो रुचि का मतलब करने का मन और करने की क्षमता, अभिरुचि का मतलब करने की क्षमता। तो बस इतना सा डिफरेंस है। किसी बच्चे को गाना गाने में रुचि हो सकती है, लेकिन अभिरुचि होने पर ही वह अच्छा गायक बन सकता है ना। किसी बच्चे को गाना गाने में रुचि हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन जब तक उसके पास क्षमता नहीं आएगी, करने की क्षमता नहीं होगी, अभिरुचि नहीं जागेगा, तब तक वो अच्छा गायक जो है नहीं बन सकता। अगर अभिरुचि आएगा, करने की क्षमता होगी, उसमें वो बार बार प्रैक्टिस कर सकता है, उसको यहाँ पे बार बार प्रैक्टिस करेगा, ट्रेनिंग करेगा, तो वो यहाँ पे अच्छा गायक बन सकता है। तो ये आपका अभिरुचि हो गया। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बस थोड़ा सा है। आप एक वर्ड को पकड़ के चलिएगा। इसमें इच्छा और पसंद के बारे में बात की जाती है, इसमें जो आपका क्षमता है, जो योग्यता है, उसके बारे में जानकारी दी जाती है, बात की जाती है। आगे देखिए, कुछ विद्वानों के द्वारा इसकी परिभाषाएं को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है।
तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट विद्वान है या विशेषज्ञ हैं जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, और किसने यहाँ पे अभिरुचि को कैसे डिफाइन किया है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। पहला है आपका बिंघम। अगर इंग्लिश में देखें तो बिंघम के नाम से इसको जाना जा सकता है। और प्रशिक्षण के बाद किसी विषय में ज्ञान या दक्षता सीखना, यानी कि ट्रेनिंग के बाद, ठीक है, ट्रेनिंग के बाद किसी काम में या किसी सब्जेक्ट में ज्ञान या दक्षता सीखना, यानी कि प्रोफिशिएंसी को सीखना, ये बात जो है वो बिंघम के द्वारा कहा गया है। सेकंड है आपका फ्रीमैन। इन्होंने कहा है कि प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त कौशल या ज्ञान का संगठित रूप, यानी कि इन्होंने आपका जो है अभिरुचि को ऐसे डिफाइन किया है कि अभिरुचि जो होता है वो प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त एक ज्ञान या कौशल का संगठित रूप होता है। अभिरुचि जो होता है वो ट्रेनिंग के माध्यम से जो हमें नॉलेज मिलता है, जो हम स्किल एक्वायर करते हैं, उसी का यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज फॉर्म होता है। ये बात फ्रीमैन का कहना है। तीसरा है आपका स्किनर। तो इन्होंने कहा कि विशेष कौशल, ज्ञान और रुचियाँ शामिल होती है। इन्होंने कहा कि अभिरुचि में एक विशेष कौशल शामिल होता है, हमारी ज्ञान शामिल होती है, रुचियाँ शामिल होती है। यानी कि अभिरुचि यानी कि आपका एप्टीट्यूड में क्या क्या शामिल होता है, स्किल भी शामिल हो जाता है, हमारा नॉलेज भी शामिल होता है और इंटरेस्ट भी शामिल हो जाता है। जेम्स ड्रेवर का क्या कहना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि किसी प्रवृत्ति का क्रियात्मक रूप, यानी कि कोई भी आपकी जो क्षमता है, मान लीजिए कि कोई क्षमता आपके पास है, अगर उसको आप कार्य में बदल देते हैं तो वही है आपका अभिरुचि। किसी प्रवृत्ति का कोई टेंडेंसी का जो क्रियात्मक रूप है, फंक्शनल फॉर्म है, उसी को हम लोग यहाँ पे अभिरुचि के नाम से जानेंगे। ये बात आपका जेम्स ड्रेवर का कहना है। अगला है आपका जॉन डेवी। इन्होंने कहा है कि क्रिया द्वारा वस्तु को आत्मसात करने का प्रयत्न करना, अपने काम के माध्यम से किसी वस्तु को आत्मसात करने का मतलब कि एसिमुलेट करने का यहाँ पे प्रयास करना, यानी कि अटेम्प्ट करने का प्रयास करना, एसिमुलेट को अटेम्प्ट करने का प्रयास करना, ये आपका जॉन डेवी का कहना है। तो इसको आपको सेम टू सेम एज इट इज़ याद रख लेना है, क्योंकि आपको यहाँ पे जो है सेम वाक्य आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, सेम सेंटेंस जो है वो सवाल में देखने को मिलता है। तो इसको सेम टू सेम याद रख सकते हैं, है ना। अब देखिए अभिरुचि के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं। जैसे कि पहला चीज़ के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि अभिरुचि आपका जन्मजात भी हो सकता है, अर्जित भी हो सकता है। कुछ बच्चों में बचपन से ही गाने का शौक़ होता है, या किसी खेल के प्रति ज़्यादा शौक़ होता है बच्चों को। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बाद में ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के माध्यम से उसमें कौशल हो जाते हैं। कुछ लोग जन्म से योग्य होते हैं, जबकि कुछ अभ्यास और अनुभव से सीखते हैं, सेम चीज़ है। अभिरुचि में कई गुण आ जाते हैं, ये गुणों का समूह होता है। जैसे कि इसमें क्षमताएं आ जाती है, रुचियां आ जाती है, कौशल आ जाती है, ये सब आपका इसमें शामिल होता है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। गाना पसंद है वो आपका रुचि हो गया, अच्छी आवाज़ ये आपकी क्षमता हो गई, कौशल यानी कि प्रैक्टिस से सीखा गाना वो आपका एक तरह से क्या हो गया, स्किल हो गया। आप प्रैक्टिस करते हैं, बार बार उसका रिवीजन करते हैं, तो वो आप एक तरह से उसमें स्किल हो रहे हैं, ठीक है, स्किल्ड हो रहे हैं, कौशल आप प्राप्त कर रहे हैं। तो ये तीनों आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा, अभिरुचि के अंतर्गत। इस डायग्राम से समझिए कि क्षमताएं भी आ जाएगी, रुचियां भी आ जाएगा और कौशल भी आ जाएगा। जब हम लोग अपनी रुचि से कोई कौशल प्राप्त करते हैं या फिर अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो लास्ट में क्या होता है, हम एक कुशल पूर्वक व्यक्ति बन जाते हैं, यानी कि स्किल्ड पर्सन बन जाते हैं, कौशल हम प्राप्त कर चुके होते हैं। तो बस ज़्यादा आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। मेन चीज़ आपका है कि जन्मजात और अर्जित होता है और गुणों का समूह है, इसमें आपका क्षमताएं, रुचियां और कौशल आ जाती है। बस ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, सवाल देखने को मिल सकता है। बाकी उतना आपको यहाँ पे झमेला नहीं करना है। बीएड में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे और भी डिटेल में आपको ये चीज़ पढ़ना होता है। अभिरुचि की विशेषताएं तो वही चीज़ है, जन्मजात और अर्जित। ये जन्म से भी हो सकती है और मेहनत से भी सीखी जा सकती है। जैसे कि किसी बच्चे में छोटी उम्र से ही गाने का अच्छा हुनर हो सकता है, ये जन्मजात आपका हो गया। वहीं कोई बच्चा संगीत क्लास में अभ्यास करके अच्छा गायक बन सकता है, ये आपका अर्जित है, यानी कि जन्म के बाद वो सीख रहा है, जन्म के बाद वो ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के माध्यम से सीख रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये तो पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा ये आपका व्यक्तित्व का अंग है, यह व्यक्ति के सोचने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करता है। यानी कि जो आपका अभिरुचि है, एप्टीट्यूड है, वो व्यक्ति के सोचने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करता है। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति को चित्रकारी में रुचि है
तो वह अपने विचारों को रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत करेगा। जाहिर सी बात है कि जिस व्यक्ति का इंटरेस्ट जो है जिस फील्ड में रहेगा उसका सोच भी उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। जैसे कि यहाँ पे एक व्यक्ति उसको चित्रकारी पसंद है तो उसका जो सोच है वो भी क्रिएटिव टाइप का होगा कि कैसे नया नया डिजाइन बनाया जाए, कैसे यहाँ पे ड्रॉ किया जाए। तो ये चीज़ है कि जिस तरह से वो जिस चीज़ में वो रुचि दिखाएगा उसी के अकॉर्डिंग उसका दिमाग काम करेगा, उसका जो थिंकिंग होगा उसी के अकॉर्डिंग होगा। अगला है आपका परिवेश और वंशानुक्रम का प्रभाव। अब ये जो आपका अभिरुचि है इस पर अनुवांशिकी और घर के माहौल दोनों का असर पड़ता है। ठीक है, अनुवांशिकी और वातावरण दोनों का असर पड़ता है। यदि किसी के माता पिता शिक्षक हैं तो उस व्यक्ति में पढ़ाने या सीखने की स्वाभाविक रुचि हो सकती है। ऐसा भी आपने देखा होगा कि जिनके माता पिता टीचर हैं उनके बच्चों को भी पढ़ाने का शौक़ होता है, वो भी आगे चलकर शिक्षक बन सकते हैं या फिर स्वाभाविक रुचि देखने को मिलता है। डॉक्टर अगर किसी के माता पिता हैं तो उनका बच्चा भी डॉक्टर वाले फील्ड में जाता है, डॉक्टर वाले फील्ड में ज़्यादा रुचि रखता है। तो दोनों का प्रभाव पड़ सकता है, वंशानुक्रम का भी और वातावरण का भी। वातावरण का कैसे कि अपने आसपास के माहौल को भी देख के वो चीज़ों को सीख सकता है, किसी फील्ड में जा सकता है। तो दोनों का यहाँ पे जो है वो बराबर प्रभाव पड़ता है। एक शिक्षक के बच्चे में स्वाभाविक रूप से पढ़ाने की रुचि होना ये वंशानुक्रम का प्रभाव है। और क्या विशेषताएं हैं तो आयु के साथ परिवर्तन। हमारा जो यहाँ पे अभिरुचि है वो आयु के साथ चेंज हो सकता है। बड़े होने के साथ व्यक्ति की अभिरुचियाँ बदलती रहती है। बचपन में खेलों में रुचि रखने वाला बच्चा बड़ा होकर विज्ञान या कला में अधिक रुचि लेने लगता है। सही बात है कि समय के साथ हमारी रुचि भी बदलती है। बचपन में बच्चे जो है वो खेला करते हैं, ज़्यादा जो इंटरेस्ट है उनको खेल में आता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है उनका जो रुचि है वो किसी और फील्ड में चला जाता है। इसके अलावा हमारा जो अभिरुचि होता है वो आपका व्यावसायिक भी हो सकता है, अव्यावसायिक भी हो सकता है। नौकरी से जुड़ी और व्यक्तिगत शौक दोनों रुचियां एक साथ चल सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति दिन में शिक्षक का काम करता है, ये आपका उसका प्रोफेशनल वर्क हो गया। शाम को सो के गिटार बजाता है या फिर कोई दूसरा काम करता है। तो यानी कि व्यावसायिक और अव्यावसायिक दोनों चल सकता है। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ शिक्षक दिन में स्कूल में जाते हैं, पढ़ाते हैं, शाम को आके कुछ और काम करते हैं, पार्ट टाइम कुछ और काम कर सकते हैं या फिर अपने शौक के हिसाब से कुछ और कर सकते हैं। तो यही बात कहा गया है कि व्यावसायिक और अव्यावसायिक दोनों हो सकता है, प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल दोनों हो सकता है और दोनों साथ में चल सकता है। वस्तुपरक मापन कठिन। अब इसे सटीक मापना मुश्किल है क्योंकि इसका संबंध भावनाओं से है, तो इसको जो है वो सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। अभिरुचि को जो है वो सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। कोई व्यक्ति कविता लिखने में निपुण हो सकता है लेकिन इसका सटीक मापन करना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसको मापना जो है वो आसान नहीं होता है, कठिन होता है। दिन में शिक्षा का काम व्यावसायिक और शाम को गिटार बजाना व्यावसायिक। तो ये आपका इसका एग्जाम्पल हो गया, मैंने डिस्कस कर दिया। चलिए आगे देखते हैं आपका अभिरुचि के प्रकार के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड के बारे में। तो मुख्यतः इसको 6 भागों में बांटा जाता है। 6 टाइप इसके होते हैं। पहला आपका जन्मजात अभिरुचि, वही जो जन्म से प्राप्त होता है। अर्जित अभिरुचि जो बाद में वातावरण के प्रभाव से या फिर ट्रेनिंग के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से सीखा जाता है। व्यक्त अभिरुचि हो गया आपका। प्रकट अभिरुचि हो गया। आविष्कार प्रवृत्ति का जो रुचि होता है जिसमें व्यक्ति जो है वो आविष्कार की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है, यानी कि चीज़ों को आविष्कार करता है या फिर क्रिएटिविटी सोच का होता है। परिचित अभिरुचि हो गया आपका। तो ये 6 टाइप्स के यहाँ पे अभिरुचि होते हैं। ठीक है, तो 6 का नाम आपको पता होना चाहिए। इसको 1 बाय 1 यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो जन्मजात अभिरुचि आपको समझ में आ गया होगा कि व्यक्ति के जन्म से ही होती है। इसे प्राकृतिक या स्वाभाविक रुचि के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि बच्चों में खेलकूद की स्वाभाविक रुचि होती है। खाने पीने और आराम की रुचि भी जन्मजात हो सकती है। इसके अलावा अर्जित अभिरुचि क्या हो गया, जो बाद में अर्जित किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। यह अभिरुचि अनुभव, शिक्षा और अभ्यास, याद रखिएगा, अनुभव के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से या अभ्यास के माध्यम से विकसित किया जा सकता है या समय के साथ बढ़ती है। गिटार बजाने की रुचि सीखने से आती है। खाना बनाना या नृत्य अभ्यास से आता है। तो ये सब क्या है, आपका बाद में सीखा गया रुचि है। तो ये दोनों तो आसान है आपका, एक जन्म से होता है, एक बाद में सीखा जाता है। व्यक्त अभिरुचि क्या होता है, तो यह अभिरुचि व्यक्ति के व्यवहार से प्रकट होता है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति का जो इंटरेस्ट है वो उसके बिहेवियर से भी प्रकट हो जाता है, पता चलता है। व्यक्ति एक कार्य को दूसरे से अधिक पसंद करता है। छात्र गणित में अधिक रुचि दिखाता है,
यानी कि दूसरा सब्जेक्ट से ज़्यादा ये गणित को पसंद कर रहा है, गणित में इंटरेस्ट दिखा रहा है। इसके अलावा क्रिकेट में रुचि ज़्यादा है, फुटबॉल में कम है, तो ये व्यक्त अभिरुचि है, यानी कि उसके बिहेवियर से पता चल रहा है कि उसका जो इंटरेस्ट है वो किस फील्ड में ज़्यादा है, कहाँ पे ज़्यादा है। तो इस टाइप का आपका जो है व्यक्त अभिरुचि के नाम से जाना जाएगा। प्रकट अभिरुचि क्या होता है, मैनिफेस्ट एप्टीट्यूड क्या होता है, यह वह रुचि है जिसमें व्यक्ति स्वयं कार्य करता है, बिना कहे कार्य करना पसंद करता है, बिना कुछ कहे वो स्वयं काम करेगा, यानी कि अपने रुचि के हिसाब से। बच्चा खुद ड्राइंग बनाने लगता है, खाली समय में किताब पढ़ना पसंद करता है, तो ये आपका प्रकट अभिरुचि है, खुद वो प्रकट कर रहा है। आगे है आपका इन्वेंटिव एप्टीट्यूड, यानी कि आविष्कार प्रवृत्ति का जो रुचि होता है, जिसमें व्यक्ति जो है किसी नई खोज की तरफ ज़्यादा यहाँ पे रुचि दिखाता है, नया प्रयोग करता है, या फिर क्रिएटिव एक्टिविटीज़ की ओर ज़्यादा ध्यान देता है। तो इस टाइप का जो अभिरुचि होता है उसको इन्वेंटिव एप्टीट्यूड के नाम से जाना जाता है। जैसे कि थॉमस एडिसन को बल्ब बनाते समय उसकी रुचि का पता चलता है, यानी कि उसका जो रुचि है वो उस फील्ड में ज़्यादा है। बच्चा खिलौने से नया कुछ बनाते रहता है, उसको तोड़ फोड़ के कुछ नया चीज़ बनाने का प्रयास करता है, तो वो आपका इन्वेंटिव एप्टीट्यूड है, यानी कि यहाँ पे क्रिएटिव को दिखाया जाता है, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ को दिखाया जाता है। अगला जो अभिरुचि है वो है आपका टेस्टेड एप्टीट्यूड। अब यहाँ पे वैसी अभिरुचियाँ आती है जिसको मापा जाता है, वैज्ञानिक यहाँ पे जो वो उसको टेस्ट कर सकते हैं, प्रश्नावली और मापदंडों से उसको मापा जा सकता है, टेस्ट या फिर स्केल के माध्यम से उसको मेजर किया जा सकता है। संगीत रुचि जानने के लिए टेस्ट लिया जाता है, तकनीकी कौशल जानने हैं तो एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। तो इस प्रकार के अभिरुचि को हम लोग जो टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि माप सकते हैं। ठीक है, अब अगला यहाँ पे है अभिरुचियों का शैक्षिक महत्व। शिक्षा में इसका क्या महत्व है, एजुकेशन में इसका जो है क्या महत्व है, इंटरेस्ट का, या फिर आप इसी को क्या कह सकते हैं, एप्टीट्यूड का। क्योंकि साधारण भाषा में दोनों सेम चीज़ें होती हैं, अगर डीपली देखा जाए मनोवैज्ञानिक भाषा में तो वो जो है वो थोड़ा बहुत अलग अलग चीज़ें होती है, लेकिन इसको जो है वो सामान्य अर्थों में लिया जाता है सेम जैसा। ठीक है, अब देखिए इसका जो इम्पोर्टेंस है शिक्षा में वो क्या है। तो सीखने में सहायक, तो सबसे पहला चीज़ है कि अगर आपको किसी चीज़ के प्रति रुचि रहेगा तो आप चीज़ों को जल्दी सीखेंगे। रुचि वाले विषयों को विद्यार्थी जल्दी समझते हैं, उनकी सीखने की क्षमता और परिणाम बेहतर होते हैं। प्रेरणा प्रदान करती है, रुचिकर विषय पढ़ने में आनंद आता है या उन्हें अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। जिस चीज़ में आपको आनंद आएगा जाहिर सी बात है उसमें आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। इसके अलावा रुचि आपका क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है, रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। अभिरुचि के अनुसार कार्य करने से नए विचार आते हैं, समस्या समाधान की क्षमता विकसित होती है। आगे है आपका लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यानी कि आजीवन सीखने में सहायता मिलती है। रुचि वाले विषयों को विद्यार्थी लंबे समय तक सीखते रहते हैं, यह निरंतर ज्ञान वृद्धि में सहायक होता है। इसके अलावा व्यावसायिक मार्गदर्शन है आपका, अभिरुचि के आधार पर सही विषय और करियर चुना जा सकता है, भविष्य की योजना बनाने में सहायक होती है। तो ये सब जो अभिरुचि का इम्पोर्टेंस है कि अगर हमें किसी भी फील्ड के ऊपर अभिरुचि है, इंटरेस्ट है, रुचि है, तो हम लोग ये सब कर सकते हैं। ठीक है, व्यावसायिक मार्गदर्शन कर सकते हैं, इसके अलावा आजीवन किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं, सीखते रह सकते हैं। मानसिक संतुलन बनाए रख सकते हैं, मेंटल हेल्थ। रुचिकर कार्य करने से तनाव कम होता है, तनाव कम होगा तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे, हमारा जो मानसिक तनाव है वो कम रहेगा। विद्यार्थी अधिक खुश और संतुलित रहते हैं। तो ये था आपका इंटरेस्ट का एजुकेशनल इम्पोर्टेंस, यानी कि शैक्षिक महत्व। तो 6 पॉइंट के बारे में मैंने जिक्र किया। ठीक है, तो ये जो टॉपिक था आपका इतना ही था। अब चलते हैं इससे संबंधित कुछ सवालों को कर लेते हैं। हालांकि ये जो टॉपिक है वो आपका आसान टॉपिक है, इजी टाइप का टॉपिक है और आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब सवालों को यहाँ पे करते हैं। देखिए पहला सवाल है आपका, किसी एक क्षेत्र के समूह में व्यक्ति की कार्य कुशलता की विशिष्ट योग्यता या विशिष्ट क्षमता कहलाती है। सहानुभूति, अभिवृत्ति, अभिरुचि, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति की कार्य कुशलता की विशिष्ट योग्यता या विशिष्ट क्षमता, तो ये आपका अभिरुचि हो जाएगा, एप्टीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, सेकंड देखिए, अर्जित अभिरुचि किस प्रकार उत्पन्न होती है। तो भाव से, इमोशन से, नॉलेज से, ट्रेनिंग से। तो बिल्कुल सही बात है, तीनों से उत्पन्न हो सकती है। प्रैक्टिस से भी होता है, यानी कि अभ्यास से भी होता है, तो ये से भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि कोई बालक किसी खेल में अधिक रुचि लेता है तो वह किस अभिरुचि का उदाहरण है। तो वो आपका व्यक्त अभिरुचि का उदाहरण है, एक्सप्रेस्ड एप्टीट्यूड का उदाहरण है। छात्रों में अभिरुचि जागृत करने के लिए एक शिक्षक को किसकी जानकारी होना आवश्यक है। छात्र की शारीरिक स्वास्थ्य की,
मानसिक स्वास्थ्य की, मनोदशा के, उपरोक्त सभी। तो आसान है, ऑल ऑफ द एबव करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण अभिरुचि में क्या होना चाहिए? क्षमता होना चाहिए, कुशलता होना चाहिए, रुचि होना चाहिए, ये सभी। तो ये सभी डायग्राम की मदद से भी मैंने आपको बताया था कि तीनों आपका इसमें आ जाता है। एक शिक्षक द्वारा छात्रों की अभिरुचि को जागृत करने के लिए क्या करना चाहिए? छात्रों की अभिरुचि का मापन किया जा सकता है काफ़ी हद तक, हालांकि इसको पूरा करेक्ट नहीं मापा जा सकता है। मैंने आपको लास्ट में बताया था कि इसका मापन जो है वो बहुत कठिन है, लेकिन यहाँ पे जो है वो उसको कुछ हद तक टीचर जो है वो मेजर कर सकता है, या फिर उसको जो है यहाँ पे महसूस कर सकता है, समझ सकता है उसके रुचि को। मित्रवत व्यवहार करना, तो ए और बी आपका दोनों हो सकता है, ठीक है। मापन का मतलब ये नहीं कि स्केल वगैरह से इसको मापा जा रहा है, कोई यूनिट से मापा जा रहा है, वैसा नहीं है। व्यवहार से भी इसको पता लगा सकता है टीचर जो है वो, व्यवहार से भी पता लगा सकता है कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है, जो रुचि है, वो किस और ज़्यादा है, किस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा है, किस फील्ड की ओर ज़्यादा है। तो इस दृष्टिकोण से आपको ये चीज़ सोचना है, ठीक है। अभिरुचि किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति की रुचि या झुकाव, किसी व्यक्ति की योग्यता, किसी व्यक्ति की प्रतिभा, किसी व्यक्ति का व्यवहार। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, किसी व्यक्ति की रुचि या झुकाव। अभिरुचि का अर्थ किसने दिया? किसी प्रवृत्ति का क्रियात्मक रूप, किसी भी टेंडेंसी का, किसी भी क्षमता का जो फंक्शनल फॉर्म होता है। तो ये आपका जेम्स ड्रेवर का कहना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, क्रिया द्वारा स्वयं में किसी वस्तु का आत्मसात करने का प्रयत्न ही अभिरुचि है, या परिभाषा किसने दी है? तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर जॉन डीवी सी हो जाएगा, ठीक है। 9 का सी करेक्ट हो जाएगा। अभिरुचि का निर्धारण मुख्य रूप से किन कारकों से प्रभावित होता है? अनुवांशिकता से भी हो सकता है, पर्यावरण से भी हो सकता है, सोसाइटी से भी हो सकता है, उपरोक्त सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। समाज क्या, ये भी आपका एक तरह से कहें तो पर्यावरण का हिस्सा है, यानी कि अर्जित वाला जगह है। यहाँ से क्या कर सकते हैं कि व्यक्ति जो वो सीख सकता है, अर्जित कर सकता है, तो ये आपका ये भी आ जाएगा, ठीक है। समाज। जन्मजात अभिरुचि किसे कहते हैं? व्हाट इज इनबॉर्न एप्टीट्यूड? व्यवहार द्वारा अर्जित अभिरुचि मूल प्रवृत्तियों से उत्पन्न की व्यवहार, तो व्यवहार द्वारा जो अर्जित होता है वो तो आपका एक्वायर्ड वाला हो गया, यानी कि अर्जित अभिरुचि। सामाजिक प्रभाव, शिक्षा, तो ये तीनों तो आपका ऐसे गलत हो जाएगा, ए सी डी गलत हो जाएगा। मूल प्रवृत्तियों से उत्पन्न रुचि, यही इसको जन्मजात कहते हैं, जन्मजात के बारे में पूछा गया है। अर्जित अभिरुचि का निर्माण किसके माध्यम से होता है? जन्मजात गुणों के आधार पे, तो ये तो आपका जन्मजात अभिरुचि हो गया, ये आपका गलत हो जाएगा। प्राकृतिक प्रवृत्तियों के आधार पे, ज्ञान, प्रशिक्षण और संस्कार के आधार पे, आनुवांशिक गुणों के आधार पे, तो ऑप्शन सी, ठीक है। 12 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रकट अभिरुचि किस प्रकार की होती है? जिसे व्यक्ति व्यक्त नहीं करता, जिसे व्यक्ति अपने व्यवहार में प्रदर्शित करता है, जिसे केवल शिक्षण के माध्यम से सीखा जाता है, जिसमें रुचि का कोई आधार नहीं होता। तो प्रकट अभिरुचि क्या होता है? जिसको व्यक्ति जो अपने व्यवहार के माध्यम से अभिव्यक्त करता है, ऑप्शन बी। आविष्कारात्मक अभिरुचि किसे कहते हैं? अनुभवों से, अच्छा किससे संबंधित है? अनुभवों से, सामाजिक गतिविधियों से, अनुसंधान व नवाचार से, तो रिसर्च एंड इनोवेशन से। इसमें जो है वो क्या करते हैं व्यक्ति, छात्र जो है, व्यक्ति जो है वो चीज़ों को रिसर्च करता है, इनोवेशन करता है, तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आज के क्लास का आपका लास्ट सवाल है, ये आपका होमवर्क का सवाल है। शैक्षिक क्षेत्र में अभिरुचि का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एप्टीट्यूड इन एजुकेशन, विद्यार्थियों को सामाजिक कौशल सिखाना, विद्यार्थियों की रुचियों को पहचान कर उन्हें उपयुक्त क्षेत्र में मार्गदर्शन देना, विद्यार्थियों को अनुशासन में रखना, केवल ज्ञान प्रदान करना। मैंने आपको अक्सर कहा है कि ये जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें अगर कोई भी ऑप्शन में केवल शब्द आपको देखने को मिलेगा, उसको आप ऐसे ही नेगेटिव मान लीजिएगा, क्योंकि 99% केस में वो हमेशा नेगेटिव ऑप्शन ही होता है, ठीक है। बाकी इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ओके। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी चीज़ आपको बताई गई होगी वो सभी चीज़ आपको समझ में आई होगी। कोई भी डाउट होगा, सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी ये जो PDF आपको दिया जाता है, 2 बार कम से कम इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सब चीज़ आपका जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपका है ये जो सब्जेक्ट है, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको कहीं कहीं दिक्कत परेशानी हो सकता है, ठीक है। हालांकि जितना आप सोचते हैं, समझते हैं, उतना ये टफ बिल्कुल भी नहीं है। 40 सवाल भले इससे पूछा जाता है, लेकिन यकीन मानिए आप केवल अपने बेसिक नॉलेज के आधार पे नेगेटिव अप्रोच और पॉजिटिव अप्रोच के माध्यम से ही 40 में से 25 से 30 सवाल तो आप ऐसे ही टिक कर देंगे, ऐसे ही आप सही कर देंगे। 30 तक आप आराम से कर सकते हैं। बाकी कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं जो स्टैटिक टाइप के होते हैं, फैक्चुअल टाइप के होते हैं, तो वो आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्लास में इतना ही।
मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। बाकी इसका नोट्स हो गया, प्रैक्टिस सीट हो गया, इसके अलावा अगर डेली आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप लोग जो प्राइवेट ग्रुप के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसका डिटेल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ।